जय हिंद। वेलकम टू आईएएस नीति। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि जो यूपीएससी सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स का सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल कि हम कितने घंटे डेली पढ़े ताकि हमारा यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम जो है वो क्लियर हो जाए और हम एक ऑफिसर बन जाए। तो ऑफिसर बनने के लिए भाई कितने घंटे पढ़ना है, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है और मुझे लगता है कि ये सबसे वाहियात सवाल है, क्योंकि ज़्यादा घंटे पढ़ने से कोई यूपीएससी सिविल सर्वेंट नहीं बन जाता। तो हम थोड़ा इस बारे में आज चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। छोटा सा वीडियो होगा, थोड़ा पेशेंस रखिए और लास्ट तक वीडियो देखिए, आपको सब कुछ क्लैरिटी के साथ समझ में आ जाएगा। देखिए इन भाई साहब को, इन्होंने बताया कि मैंने 16 आवर्स ए डे पढ़ा हूँ तो जाके मेरा यूपीएससी सिविल सर्विस क्लियर हुआ है। और ये एक ऑफिसर हैं, ऑफिसर पहले से भी थे, ये वो सिर्फ 2 घंटे का टेक्निक बता रहे हैं। तो इसका मतलब ना ये गलत है ना ये गलत है, इन दोनों के बीच का रास्ता हमें निकालना पड़ेगा। अच्छा, पहले मैं और एक डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि ना इनको ट्रोल कीजिए आप कमेंट सेक्शन में, ना इनको ट्रोल कीजिए, क्योंकि इन्होंने भी 16 आवर्स लिखा हुआ है तो इसका मतलब उन्होंने कभी ना कभी 16 आवर्स पढ़ा होगा। ऐसा नहीं है कि वो सिंपल शो ऑफ कर रहे हैं, वो पढ़े होंगे 16 आवर्स। उनका जो स्कूलिंग होगा या 11th-12th वाला जो सेक्शन होगा वो इतना स्ट्रांग नहीं होगा, वो थोड़ा नीचे से अपना प्रिपरेशन शुरुआत कर रहे होंगे, इसीलिए उनको ज़्यादा टाइम लग रहा होगा। और हो सकता है किसी का पोटेंशियल थोड़ा लो होता है, किसी का पोटेंशियल हाई होता है सिर्फ पढ़ाई करने के लिए। इसका मतलब ये नहीं है जो ज़्यादा टाइम पढ़ के ज़्यादा रैंक में सिविल सर्विस पाता है, कोई अगर 70 रैंक में आईएएस होता है और कोई 7 रैंक में आईएएस होता है, इसका मतलब कभी भी नहीं है कि जो 70 रैंक में आईएएस बनना है वो बुरा काम करेगा या ठीक से काम नहीं कर पाएगा, और जो 7 रैंक में है वो उससे अच्छा काम करेगा, ऐसा कोई भी गारंटी नहीं है। इसलिए किसी को भी आप कुछ मत कहना और किसी को ट्रोल तो बिल्कुल मत करना। बहुत लोग जब ये पहली बार बोले थे कि 2 आवर वाला टेक्निक तो इनको ट्रोल कर रहे थे, क्योंकि सबको लग रहा था कि ये शो ऑफ कर रहे हैं थोड़ा बहुत। पर आपको ये समझना पड़ेगा कि ये भाई साहब पहले से इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में थे, ये पहले यूपीएससी का एग्ज़ाम फोड़ चुके थे। उसके बाद सिंपल उनका क्या रहता है, उनका जो मेंस का नोट्स होगा वो रिवीजन करते होंगे और करंट अफेयर्स रिवीजन करते होंगे और थोड़ा बहुत टेस्ट सीरीज देते होंगे। ये उनका जो 2 आवर्स वाला है वो डेली पढ़ते थे, मतलब थ्रू आउट द ईयर 2 आवर्स बोलते थे, 2 से 3 घंटे हो सकता है डेली वो पढ़ते होंगे, क्योंकि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में बहुत सारा काम करना पड़ता है, बहुत हेक्टिक शेड्यूल रहता है, तो 2 से 3 घंटा वो पढ़ते होंगे। उसके बाद ऐसा नहीं है कि एग्जाम से पहले भी 2 घंटा पढ़ के गए होंगे, ये तो नहीं है, पर ये बोले हैं कि 2 से 3 घंटा पढ़ते हैं और इनका टेक्निक एक हो सकता है आप उसको भी फॉलो कर सकते हो। और ये थोड़ा ज़्यादा हार्ड वर्क करते थे उनको सक्सेस के लिए। दोनों सक्सेसफुल है, चाहे ये 2 घंटे पढ़े या 16 आवर्स पढ़े, दोनों सक्सेसफुल है, दोनों अपने आप बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। और आप भी इनके बीच में अगर कहीं पे 10 घंटा कोई पढ़ के सक्सेस हो जाएगा तो वो भी ठीक से काम करेगा। इसीलिए कितना घंटा पढ़ के आप सक्सेस हुए हो वो मायने नहीं रखता, आप सक्सेस हुए हो या नहीं हुए हो, आप सिलेक्ट हुए हो या नहीं हुए हो वो मायने रखता है। तो हम थोड़ा इसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड को जाते हैं। मैं जैसे पहले भी आपको बताया, हर एक पर्सन अदर पर्सन से डिफरेंट होता है, उसका पोटेंशियल डिफरेंस होता है और डिफरेंट सेगमेंट के लिए उसका पोटेंशियल भी डिफरेंट होता है। कोई हो सकता है पढ़ाई में अच्छा है पर प्रैक्टिकल काम जब फील्ड में जाकर करेगा वो इतना अच्छा नहीं कर पाएगा। कोई हो सकता है पढ़ाई में इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, मतलब जो भी सिलेक्ट हो रहे हैं वो अच्छे ही होंगे पर एवरेज होंगे या एवरेज से थोड़ा अच्छे होंगे। कोई अगर हो सकता है कि टप्पर है, जो टप्पर है, जो अच्छे है पढ़ाई में, तो उसको तो यूपीएससी सिविल सर्विस में अच्छा रैंक आ जाएगा, शायद 100% तो नहीं बोल सकते, शायद अच्छा रैंक आ जाएगा। जो पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं है, जिसको बहुत ज़्यादा एफर्ट देना पड़ता है कोई चीज़ न्यू कंसेप्ट सीखने के लिए, उसको अप्लाई करने के लिए, आंसर राइटिंग के लिए, या कोई साइंटिफिक वे में पढ़ता होगा, उसको हिस्ट्री ज्योग्राफी इतना याद नहीं रहता होगा, तो हम कह नहीं सकते किसी का कौन सा डायरेक्शन में पोटेंशियल अच्छा है। पर इसका कभी भी ये मतलब नहीं है कि वो फील्ड में जाकर बुरा करेगा जो जिसका पोटेंशियल यहाँ पे थोड़ा कम है। पर ऐसा भी कहीं पे भी नहीं है कि जो यहाँ पे अच्छा कर रहा है या टॉपर हो रहा है वो ऑलवेज एक फील्ड में जाकर बहुत अच्छा काम करेगा, ये हम नहीं कह सकते। तो इसीलिए इसके ऊपर जज किसी को मत करना और खुद को भी जज मत करना। अगर आपको किसी चीज़ या किसी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है तो भी आपको कम से कम खुद को कम मत समझना। और कोई अगर ज़्यादा हो रहा है तो उसको ज़्यादा समझो, उसको फॉलो करो, वो कैसे कर रहा है उसको देखो। पर अगर उसकी तरह नहीं हो पा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनसे कम
हो सकता है यहाँ पे रैंक थोड़ा कम आ जाए, पर आप अगर हार्डवर्क करोगे थोड़ा ज़्यादा, जितने एवरेज स्टूडेंट्स करते हैं उनसे थोड़ा अगर आप ज़्यादा हार्डवर्क करोगे और स्मार्ट वर्क करोगे और थोड़ा कंसिस्टेंसी मेंटेन करोगे तो आपका भी हो जाएगा सिलेक्शन। और सिलेक्शन के बाद देखते हैं, अगर आपका पोटेंशियल फील्ड में अच्छा होगा तो आप बहुत अच्छा काम करोगे, बहुत अच्छा प्रमोशंस, बहुत अच्छा मेडल भी लेके जाओगे। तो ये होता है। उसके बाद यूपीएससी में सक्सेस सिंपल, स्मॉल, सिंसियर, डेली एफर्ट से आता है, रिपीटेड ओवर मंथ्स। ओवरनाइट आप सैक्रिफाइस कर दोगे, 1 दिन 2 दिन या 10-15 दिन आप 15 घंटे 17 घंटे अगर पढ़ लोगे, इसका मतलब नहीं है कि यूपीएससी हो जाएगा। अगर सिर्फ 4-5 घंटे या 6 घंटे भी रोज पढ़ोगे, पर थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट द प्रिपरेशन साइकिल अगर आप कंटिन्यू रखोगे, कंसिस्टेंटली एफर्ट दोगे, तो आपका होने का चांस बहुत ज़्यादा है। उसके बाद मैं कुछ टिप्स आपको यहाँ पे दे रहा हूँ। आप पहले क्या करो ना, अपना कट ऑफ ईयर डिसाइड कर लो। कट ऑफ ईयर थोड़ा आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। अगर आप 2026 से ही यूपीएससी का प्रिपरेशन शुरुआत कर रहे हो, तो आप मान लो कि 2 साल ज़्यादा दोगे, या और 1 साल 3 साल दोगे, या और 1 साल 4 साल दोगे। इसका मतलब आप ज़्यादा से ज़्यादा कितने साल यूपीएससी प्रिपरेशन को देने वाले हो। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि पंचवार्षिक योजना करना है आपको, 5 साल 7 साल 10 साल ये देना है। आप ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 अटेम्प्ट दोगे, या और एक अटेम्प्ट अगर आपका पिछला वाला अटेम्प्ट अच्छा गया है, आप प्रीलिम में अच्छा किए हो और मेंस भी अच्छे से लिख के आए थे, थोड़ा बहुत लक का फैक्टर रह गया इसलिए हो नहीं पाया, ऐसा अगर है तो आप एक और अटेम्प्ट दे सकते हो। नहीं तो मेरा मानना है कि आपको 3 से ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं देना चाहिए। अगर अच्छा हुआ है तो 4 अटेम्प्ट मैक्सिमम, 3 से 4 अटेम्प्ट मैक्सिमम यूपीएससी को दो। उसके बाद किसी और फील्ड में चले जाओ अगर यूपीएससी में नहीं हो रहा है। 5 साल 7 साल 10 साल अपना लॉक का टेस्ट मत करो, यहाँ पे कोई फायदा नहीं है। यूपीएससी इतना भी डिजर्विंग नहीं है कि आप 10 साल इसको दे दोगे अपना प्रीशियस जो लाइफ है। आप 60 से 70 साल 80 साल ज़्यादा से ज़्यादा जिंदा रहोगे और काम 40 साल ज़्यादा से ज़्यादा कर पाओगे। इसी काम का जो प्रीशियस टाइम होता है 30 से 40 साल, उससे अगर 10 साल निकाल के आप यूपीएससी को दे दोगे, ये कहीं से भी एक इंटेलिजेंट स्टेप नहीं है। यूपीएससी अच्छा है, यूपीएससी एग्जाम बहुत अच्छे हैं, बड़े ऑफिसर बनते हैं, देश के लिए कुछ कर सकते हो, खुद के लिए कर सकते हो, अपने समाज के लिए कर सकते हो, ये सही है। पर 3 से 4 साल ज़्यादा डिजर्व करता है, 3 या 4 साल ज़्यादा डिजर्व करता है यूपीएससी। अगर आप 2026 में पहली बार देने जा रहे हो तो 2030 तक, 2029-30 तक आप देखो, और 2025-24 से आए हो, इसी हिसाब से 3 से 4 साल या ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल, अगर बहुत ही मतलब आपका ड्रीम है ये यूपीएससी में सिलेक्ट होना है या आईएएस बनना आपका ड्रीम ही है, आप ये अगर नहीं हो पाया तो आपको ज़िंदगी भर आपको पछताना पड़ेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल और ज़्यादा नहीं। तो आपको एक कट ऑफ ईयर डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई चाहे जो भी हो जाए, 2030 वाला प्रीलिम्स में दूंगा, उसके बाद नहीं दूंगा, या 2029 वाला प्रीलिम्स दूंगा, उसके बाद मैं 1 ही साल नहीं दूंगा। चाहे मैं 1 ही नंबर से रह गया होगा, फिर भी मैं 2031 वाला एग्ज़ाम नहीं दूंगा, 2031 वाला साइकिल में मैं घुसूंगा ही नहीं। अगर मेरा 2030 तक यूपीएससी हो जाएगा तो वेल एंड गुड, अगर नहीं होगा 2030 वाला जो भी स्टेप में मैं डिस्क्वालीफाई होऊंगा, उसी स्टेप से मैं यूपीएससी का प्रिपरेशन छोड़ दूंगा। ऐसे ही आपको एक कट ऑफ 2029 या 30 आपको एक कट ऑफ ईयर डिसाइड करना पड़ेगा। ये समझ में आ गया। उसके बाद कट ऑफ टाइम फॉर दिस ईयर, आप तो टोटल कौन सा ईयर से और प्रिपरेशन नहीं करोगे वो तो समझ में आ गया, पर दिस ईयर, इसी साल 2026 है, अगर आप 26 के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, अभी आपको मोस्टली जैसा ट्रेंड है अभी प्रीलिम के लिए प्रिपेयर करना चाहिए, तो आपको मार्च से पहले क्या करना चाहिए, अप्रैल से पहले क्या करना चाहिए, फरवरी से पहले क्या करना चाहिए, इस महीने जनवरी में क्या करना चाहिए, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो कट ऑफ टाइम दिस ईयर का मतलब है, आप अगर मई में एग्ज़ाम दे रहे हो, मगर क्या मई में ही एग्ज़ाम है, तो आपको अप्रैल लास्ट तक क्या हो जाना चाहिए, आपका मार्च लास्ट तक आपका क्या क्या एकदम कंप्लीट हो जाना चाहिए, कितना टेस्ट आप दे चुके होंगे, कितना देना चाहिए, ये सब आपका एक टारगेट सेट करो। मतलब आप कट ऑफ टाइम हर एक महीने के हिसाब से या हर एक वीक के हिसाब से और डेली हिसाब से आपको एक कैलेंडर बनाना पड़ेगा। मैं नेक्स्ट स्टेप पे इसको लिखा हूँ, तो देखो कि पहले कट ऑफ ईयर, उसके बाद कट ऑफ मंथ। इसका मतलब 2026 में मार्च महीने से पहले मैं अपना कॉन्सेप्ट
और सब कुछ ख़त्म कर दूंगा और 2 महीना या 1.5 महीना जितने भी बचेगा नया कंसेप्ट नहीं पढ़ूंगा, उसी को रिवाइज करूंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रिवाइज करूंगा, शॉर्ट नोट्स बनाया होगा तो उसको रिवाइज करूंगा और सिंपल जो रिवाइज करना है, जो रिपीटेड टॉपिक है उसी के ऊपर फोकस करूंगा और टेस्ट दूंगा। इतना ही आपका अगर कट ऑफ टाइम इस साल के लिए, इस साल प्रीलिम के लिए आपने तय कर लिया। उसके बाद क्या करो ना, अपना ओन कैलेंडर बनाओ। कोई हो सकता है कि इस बार प्रीलिम नहीं देगा तो अगले साल 2027 के लिए वो बनाएगा। 2027 का मतलब अभी प्रीलिम का या फाउंडेशन का कितने दिन में ख़त्म कर लेगा, मेंस के लिए कितने दिन में ख़त्म कर लेगा और नेक्स्ट ईयर प्रीलिम के लिए वो क्या करेगा, वो सब उसको पहले से डिसाइड कर लेना चाहिए। ये समझ में आ गया? तो अपना खुद का कैलेंडर बनाओ। अपना खुद का कैलेंडर में क्या होगा, आपका मंथली स्केड्यूल, आपका वीकली स्केड्यूल और आपका डेली स्केड्यूल, ये तीनों आपके पास होना चाहिए। और आप जब वीकली स्केड्यूल बना रहे हो, एक दिन आप बफर के लिए छोड़ दो। इसका मतलब आप 6 डेज पर वीक का स्केड्यूल बनाना, क्योंकि ऐसा हो सकता है किसी दिन आपको ज़्यादा पढ़ने की इच्छा नहीं हो रहा होगा, किसी दिन आपका तबीयत ठीक नहीं रहा होगा, या किसी दिन कोई कुछ आ जाएगा, कोई एग्ज़ाम आ जाएगा, या कहीं पे आप बिजी हो जाओगे। तो ये एक दिन बफर के लिए रखो। अगर बिजी नहीं हो गए तो उस दिन थोड़ा 50% टाइम अपना स्टडी को दोगे और 50% टाइम थोड़ा बहुत अपना कुछ एंटरटेनमेंट के लिए भी कर सकते हो। इसीलिए वीकली, मंथली और डेली टारगेट आपको पहले से ही सेट कर लेना पड़ेगा। ये 26 में एग्ज़ाम दे रहे हो, 27 में, 28 में, चाहे जब भी एग्ज़ाम दे रहे हो, आज से अगर प्रिपेयर कर रहे हो या जब भी ये वीडियो देख रहे हो, तब से आपको अपना मंथली, वीकली और डेली टारगेट पहले अपना खुद का कैलेंडर बना लेना चाहिए। उसके बाद उसी कैलेंडर के हिसाब से अपना डेली टारगेट कंप्लीट करो। आप अगर हिमालय के चोटी के ऊपर देखोगे तो वो बहुत बड़ा दिखेगा, आपको लगेगा कि इम्पॉसिबल है, मैं पहुंच नहीं पाऊंगा। पर आप अगर छोटे छोटे बीट में अगर उसको डिवाइड करके देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि भाई आज मुझे इतना ही करना है, आज मुझे चोटी के ऊपर नहीं चढ़ना है, आज ही मुझे यूपीएससी का रिजल्ट में अपना नाम नहीं चाहिए, आज मुझे सिंपल पॉलिटी का, पार्लियामेंट का ये वाला पार्ट खत्म करना है, या फंडामेंटल राइट का, राइट टू इक्वालिटी वाला पार्ट खत्म करना है, या 2024 का या 2023 का मेंस एग्जामिनेशन में GS1 का पेपर आज मुझे लिखना है, या कुछ भी करना है। अपना जो भी टारगेट होगा, सिर्फ उसी टारगेट को आपको उसी दिन खत्म करना है। अगर डेली टारगेट आप खत्म करते रहोगे तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा, या सिलेक्शन नहीं होगा तो आप सिलेक्टेड कैंडिडेट की तरह आपका जो नॉलेज लेवल और आपका एप्टीट्यूड लेवल वहाँ तक चला आएगा। उसके बाद तो लॉक की बात है ना। अगर लॉक ठीक रहेगा तो अपना सिलेक्शन हो जाएगा। लॉक अगर थोड़ा बहुत साथ ना दे तो हो सकता है कि सिलेक्शन ना हो पाए। पर सिंपल जो बोलते हैं कि अगर इसी तरह आप टारगेट करते रहोगे, डेली, मंथली, वीकली, हर एक टारगेट अगर आप कंप्लीट करते रहोगे तो फाइनली आप जिस टारगेट को आप अचीव करना चाहते हो, जैसे कि यूपीएससी सिविल सर्विस जो PDF है फाइनल रिजल्ट, उसमें एक नाम आपका हो सकता है, बशर्ते ईश्वर बीच में ना आए तो आपका और कोई नहीं रोक सकता, सिर्फ भगवान ही रोक सकते हैं। समझ में आ गया? तो इतना ही था आज के लिए। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, अगर ठीक लग रहा है या कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिए, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल को। थैंक यू।